हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जैसे लेसन 12 बताता है एफएसएम, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ये जो बुक है ये एमसीक्यू बेस है। एग्जाम में जो है ये एमसीक्यू बेस से आता है, तो हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बात करते हैं पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? एक सिंपल तरीके से बोले तो किसी मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी बनाना कि उसे हम पूरा कैसे करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाना जिससे उसके विजन, ऑब्जेक्टिव और गोल पूरा कर सके, उसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करें इसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला डेफिनेशन दे रखा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट डील विद द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर कट विजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्कोप ऑफ एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव। सिंपल से यही बताया गया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन जो डील करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसका क्लियर कट होता है, वो विजन को पूरा करेगा, पर्पस पूरा करेगा और ऑब्जेक्टिव पूरे करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब एमसीक्यू के बेस से पढ़े तो हमें अगर जिसके वो पूरा डेफिनेशन याद हो जाता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, मगर जिसको पूरा डेफिनेशन नहीं याद आता क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन दे रखे हैं, तो जिसको पूरा डेफिनेशन नहीं याद हो पाता है उसे केवल ये डिसिप्लिन पॉइंट है वो याद कर लेगा। उसे पता चल जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे याद करना और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन है। अब इसी में कुछ दे रखा है कांडलर चांडलर है, ग्लुक है, पाइन है, नॉम्स है, हैमरिक जैन है। ये लोग डेफिनेशन दे रखे हैं अपने अपने, इसे भी हमें याद करना है। कभी कभी क्या होता है कि आईसीएसआई जो है वो भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें ये भी याद करना है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो डिटर्मिनेशन, ठीक है, फिर डिसीजन, एक्शन और लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड एक्टिविटी। हम ये पॉइंट याद करके उनके बारे में हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है। सो ये हो गए कुछ डेफिनेशन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया कि मिचाल पोर्टर आइडेंटिफाई थ्री प्रिंसिपल, कितने? थ्री प्रिंसिपल अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी, क्रिएटिंग यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन, making trade-off by choosing what to not to do, and creating fit by aligning company activity with another support the chosen strategy। विशाल पोर्टर ने बोला कि यहाँ थ्री प्रिंसिपल है अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी के। ठीक है, पहला यूनिक एंड वैल्यूएबल। पहला क्या है? यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन होना चाहिए। दूसरा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, व्हाट नॉट टू डू। और तीसरा जो है फिट, हमें ये देखना चाहिए कंपनी फिट है कि नहीं और अपने पर्पस जो है उसके सपोर्ट पर्पस है, एक्टिविटी है, वो सही से कर रही है कि नहीं। ठीक है, ये बताया है मिचाल पोर्टर ने। जो थ्री प्रिंसिपल है, कौन कौन से प्रिंसिपल है? यूनिक एंड वैल्यूएबल, दूसरा व्हाट नॉट टू डू और तीसरा फिट। ये प्रिंसिपल मिचाल पोर्टर के। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दे रखा है। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है इसके प्रोसेस बता रखे हैं कि कैसे इसे पूरा करते हैं। पहला इसका है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को देखेंगे। इंटरनल में जो भी इंटरनल में एम्प्लॉय या शेयर होल्डर होंगे उनको देखते हुए चलेंगे कि हाँ हमारा जो इन्वायरमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हम जो अकॉर्डिंग दे रखे ऑर्गेनाइजेशन की उस अकॉर्डिंग से चलें। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गए, बाहर के शेयर होल्डर हो गए, ये लोग भी देखते हुए चलेंगे कि इन लोग की जो मांगे हैं वो सही तरीके से पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो स्कैन करेंगे पहले, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, एग्जाम करने स्कैनिंग करने के बाद इंटरनल एक्सटर्नल, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी सबसे अच्छी हो सकती है। बनाने के बाद फिर हमें उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ चीज बन जाता है तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो अच्छा हमें एक्शन, जो हमें स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है वो इवेल्युएशन। चेक करेंगे कि जो हमने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करी है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो ये हो गए हमारे फोर फोर्सेस। कौन कौन से? पहला इन्वायरमेंट स्कैनिंग, दूसरा
स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, तीसरा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेशन और चौथा स्ट्रेटेजी इवेल्यूशन। ये हमारे हो गए 4 प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटेजी लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी जिन्होंने बताया है कि स्ट्रेटेजी लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर to voluntarily make decisions that enhance the prospect for organizations long term success while maintaining long term financial stability। ये एक लीडरशिप होती है जो एबिलिटी, जिन पे एबिलिटी होती है जो अपने आप ही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके और डिसीजन बना सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो बढ़ जाए और वो अपने सक्सेस को अचीव करने में कामयाब हो, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी लीडरशिप। ये अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने बताया, ठीक है। अब फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब कुछ फंक्शन और इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि क्या क्या एक स्ट्रेटेजी लीडर में क्या क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी लीडरशिप कहलाएगा। तो पहला है नेविगेटर, क्लियर एंड क्विकली वर्ड थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इशू प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। इस जाने से पहले बता दूं कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये पॉइंट्स, ठीक है, तो इन पॉइंट्स में ये डेफिनेशन दे रखी होती है और हमें बताना होता है कि कौन सी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजी लीडर से। तो हमें पॉइंट भी याद करने हैं और जिन के बारे में बताया गया वो भी याद करने हैं। जैसे नेविगेटर, ये क्या होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, और जितने हो सके उस इशू या प्रॉब्लम को उस पे सही करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेविगेटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्लैरिटी एंड क्विकली वर्क थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इशू प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्शन, which function of strategy management is it? So what is navigator? ऐसी क्वेश्चन आएगा या फिर बता दिया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक लीडर दिया होगा और उसके फंक्शन के डेफिनेशन वो बताना होगा। ज्यादातर यही होता है कि हमें वो ये डेफिनेशन दे रखे, हम बताएं कि कौन सी लीडर इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरी की है ये। तो दूसरा स्ट्रेटेजी, डेवलप एंड लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेट आउट गोल अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन। इसमें ये बताता है कि स्ट्रेटेजिक जो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है या फंक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना जो काम करे या वो गोल बनाए वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा जरूर करे, अलग ना होने दे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल या विजन है उसे पूरा करते हुए चले। तीसरा एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या हो कि वो जो अपना प्रोडक्ट है उसके नए नए तरीके ढूंढता रहे, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आगे ले जाए, ना कि पीछे ले जाए। वो एंटरप्रेन्योर की लीडरशिप होनी, वो एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए लीडरशिप के अंदर। मोबिलाइजर, प्रोटेक्टिंग अलाइनिंग शेयरहोल्डर capability and resource for getting things done quickly and achieving complex objective। ये क्या करता है, मोबिलाइजर क्या होते हैं कि जो शेयर होल्डर है, ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी, इनके जो शेयर्स इन्होंने पैसे लगा उनका सही यूज करना इनका काम होता है, ठीक है। और लीडर का काम होता है जिससे जो उन्होंने पैसा लगाया वो सही यूज हो और जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जल्दी से जल्दी और सही तरीके से पूरा हो। Talent advocate, attract, develop, and retain talent, ensure that people with the right skill and motivation to meet business need are right place at the right time। Talent advocate एक ऐसा बंदा होगा या फिर लीडर होगा जो जो सामने वाले लोग हैं उन्हें इतना मोटिवेट या डेवलप करेगा कि जो उनके काम है, ठीक है, जो बिजनेस के नीड्स है वो पूरा कर सके सही टाइम पे और सही जगह पे। कैप्टिवेटर, बिल्ड अ पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड अ कॉमन गोल। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो साम पीपल है उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनमें एक ऐसा पैशन डाल देते हैं जो अपने गोल पूरा करने के लिए वो रेडी हो जाए और अपने गोल करने में सक्षम हो जाए। ग्लोबल थिंकर वो लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारा बिजनेस सही काम कर सकता है और कहाँ कहाँ हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक ग्लोबल थिंकर भी इंपॉर्टेंस हो सकती है लीडर की। चेंज ड्राइवर, इसमें क्या है, कोई भी चेंज, जब भी टेक्नोलॉजी नई नई चेंजेस लाती रहती है, ठीक है, नए नए चेंजेस ला सकती है तो उनको चेंजों को एक्सेप्ट करे और उस चेंज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाले जिसके उसका ऑर्गेनाइजेशन और आगे जाए और उसका अपने विजन और गोल पूरा करने में सक्षम हो जाए।
फिर एंटरप्राइज गार्डियन, ये अपने शेयर होल्डर को बताता है कि हमने जो पैसा आपका इन्वेस्ट करा है, ठीक है, वो सही जगह करा है, ना कि खराब जगह, जिससे जिससे वो और भी अपनी चीजें पूरा कर सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर प्रोफेशन लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी। आजकल कंपनी में जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का काम है वो एक कंपनी सेक्रेटरी भी करता है एज अ की मैनेजर पर्सन, बस इसमें यही बताया गया है, उसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी किस किस तरीके से वर्क कर सकता है, उसमें क्या क्या फंक्शन होने चाहिए कि एक कंपनी में वो काम कर सके, ठीक है। पहला, एडवाइजरी, वो एडवाइजरी की तरह रोल भी कर सकता है। जब वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करे तो वो एडवाइस दे सकता है बोर्ड मेंबर्स को कि ये करना चाहिए, ये सही है और ये क्या गलत है, ठीक है। वो एक कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है एडवाइजरी की तरह। फिर कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी जो है, जो बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करता है और शेयर होल्डर मीटिंग भी अटेंड करता है। जो शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करता है तो वो बताता है कि बोर्ड मीटिंग क्या डिसाइड करी है और क्या सही है हमारे लिए, है हमारी कंपनी के लिए। वो कम्युनिकेशन, उस चीज के बारे में कम्युनिकेशन करता है शेयर होल्डर से, ठीक है। फिर फॉलो फॉलोलेस फ्लॉलेस एंड डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो गवर्नेंस, एमसीए, फिर बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट बोर्ड हैं जिन्हें ड्राफ्ट करके बताना होता है कि हमने ये बनाया, हमारी ये एनुअल रिपोर्ट है, हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। उसका काम भी एक कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी, जो मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी है वो भी काम करता है एक कंपनी सेक्रेटरी। मैनेज करता है बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए, कमेटी की मीटिंग कब होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये भी काम करता है एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। फिर पांचवे पे आते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस, कंपनी सेक्रेटरी का एक तरफ से बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लायंस का ही होता है। कंपनी सेक्रेटरी लॉ को बहुत ध्यान से और नजर में रखते हुए हर एक कंप्लायंस पूरी सही टाइम पे पूरी करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, सेबी एक्ट, फिर से रेगुलेशन कितने सारे बन रखे हैं, उनको देखते हुए एक कंप्लायंस का कंपनी सेक्रेटरी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। रिप्रेजेंटेशन, कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन का भी काम करते हैं बिफोर द एनसीएलटी। एनसीएलटी होगी, फिर से एन एनक्लेट हो गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा और टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया। इन सब के सामने रिप्रेजेंट भी करते हैं अपनी कंपनी को। कंपनी सेक्रेटरी ऐसे भी रोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। सिंपल सी बात है, अलिशन एंड के ने बोला है 2005 में जो आया था, उन्होंने बोला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग strategy or directing, making decision on allocating its resource to pursue this strategy. It may also extend to control mechanism for guiding the implementation of strategy. सिंपल से यही बोला है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्लान, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाया वो सही तरीके से बनाया है, उसे डिफाइन करना, और जो हमने डायरेक्टिंग करी है, डिसीजन बनाई है, उनसे हमारा जो रिसोर्स है वो सही तरीके से काम कर रहा है, हमने सही तरीके से काम कर रहा है, जिससे हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी कर सके, उसे हम स्ट्रेटेजी प्लानिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू एलिसन एंड के, ठीक है। 2005 में ये आया था। अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग का जो साइकिल है उसे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग का जो साइकिल है, सबसे पहला प्रपोज द मिशन। आखिर जो कंपनी का मिशन क्या है, वो क्या मिशन है अपना, आगे मिशन पूरा करना है तो क्या मिशन है, पहले उस मिशन को पता करेंगे। फिर गोल क्या है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ये पता करेंगे। फिर एग्जाम, इंटरनल इशू एक्सटर्नल इशू दोनों को एग्जाम करेंगे। फिर समराइज करने के बाद हम स्वॉट एनालाइज, आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे स्वॉट एनालाइज होता क्या। फिर हम स्वॉट एनालाइज करेंगे, फिर हम उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे, जिससे हमने जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से काम करे। इसके लिए ये साइकिल दे रखा है, पहला क्या है, प्रपोज मिशन, प्रपोज गोल, एग्जाम इंटरनल इशू, फिर समराइजिंग फाइंडिंग इन स्वॉट एनालाइज, फिर फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी। फिर
आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। जो मिचाल पोर्टर थे, जो हमने अभी 3 इनके प्रिंसिपल पढ़े, उसी में से ये भी हमें याद रखना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज एन analysis tool that uses 5 industry forces to determine the intensity of competition in an industry and its probability label since in publication in 1979। इसमें यही बताया गया है कि हम जो अपनी कंपटीशन करने की क्षमता है, ठीक है, हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं इंडस्ट्री में, उसके लिए इन्होंने 5 फोर्सेस दे रखे हैं जिनका नाम है 5 इंडस्ट्री फोर्सेस। इन्होंने मिचाल पोर्टर ने पोर्टर्स 5 फोर्सेस नाम रखा उस मॉडल का, और ये कब पब्लिकेशन हुआ था? 1979 में। सिंपल सी बात है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ठीक है, मॉडल किसने बनाया? मिचाल पोर्टर ने। कब बनाया? 1979 में। किस काम के लिए बनाया गया? इंडस्ट्री का कंपटीशन देखने के लिए कि हम इंडस्ट्री में कैसा कंपटीशन और कैसे इंडस्ट्री का कंपटीशन करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। यह है मिचाल पोर्टर ने बनाया। अब बात करते हैं इनके 5 फोर्सेस के बारे में। पहला जो है थ्रेट ऑफ एंट्री, ठीक है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तीसरा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और इंडस्ट्री राइवल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 5 फोर्सेस हमें याद रखने हैं, ठीक है, आ सकता है। अब एट्रैक्टिव इंडस्ट्री और अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये क्या होती है? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये होती है जब उनकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है, तब उन्हें अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं, और जब लो प्रॉफिट हो रहा है उन्हें अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। अब अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? हाई बैरियर पावर होंगे तब, ठीक है। जब इंडस्ट्री में एंटर करने में प्रॉब्लम होगा लोगों को, तो हम एक अपनी मोनोपोली या हम कुछ लोग होंगे तो हमारा प्रॉफिट का ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। तो जब इंडस्ट्री में बैरियर्स होंगे तो हमें फायदा होने के चांसेस है, जिससे हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। फिर वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर, जब बाहर बहुत सारे होंगे तो ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट, और जब बायर में सप्लायर में जब कंपटीशन होगा तो वो अपने माल सस्ते बेचने की सोचेंगे, लो प्राइस पे बेचने की सोचेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री में जब प्राइमरी रिसोर्सेज हमें सस्ते मिलेंगे तो हम प्रोडक्ट अपने अच्छे कॉस्ट पे और अच्छे प्रॉफिट पे बेच पाएंगे, ठीक है। वीक बायर पावर, ठीक है, बार्गेनिंग पावर। अब क्या होगा कि जब बायर बहुत सारे होंगे तो हम किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचे, कोई भी कितने दाम पे भी खरीद सके, क्योंकि इसको नहीं तो हम उसको बेच सकते हैं, जिससे हमारी और प्रॉफिट होने की क्षमता बढ़ जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होने लगेगी हमारी। फिर जब मार्केट में बहुत कम लोग होंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी कम होंगे, जिससे इससे भी क्या होगा कि हमारे इंडस्ट्री में हमारी जो कंपनी है और हमारी जो इंडस्ट्री है उससे और अच्छा होने लगेगा, और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कम है तो सिंपल सी बात है हमारे प्रोडक्ट अच्छे बिकेंगे। अब लो कंपटीशन, सिंपल सी बात है, जब बैरियर हाई बैरियर टू एंटर है तो ज्यादा कंपटीशन होगी नहीं, बहुत कम लोग, कंपटीशन भी कम होगी और अपना आराम से प्रोडक्ट भी सेल कर पाएंगे, जिससे वो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। इसी के सारे अपोजिट कर लेते हैं, जो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी हाई प्रॉफिट, इसी को करते अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री और लो प्रॉफिट। पहला लो बैरियर पावर, उसमें क्या था? हाई बैरियर टू एंट्री। उसमें क्या होना चाहिए? लो बैरियर टू एंटर। तो लो बैरियर जब एंटर होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा? लो लो प्रॉफिट होने लगेगा, बहुत सारे कंपटीशन है तो थोड़ा थोड़ा सबको हो जाएगा प्रॉफिट, तो इससे क्या होगा? लो प्रॉफिट होने लगेगा। लो प्रॉफिट, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर जब कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा तो सप्लायर बहुत सारे हो जाएंगे, वो सप्लायर कम भी होंगे तो वो किसी ना किसी को बेच लेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग बायर पावर, जब बायर बहुत कम होंगे तो सिंपल सी बात है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, कि हमें किसी को तो प्रोडक्ट बेचना ही होगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट भी अपने प्रोडक्ट के बहुत सारे हो जाएंगे, जिससे अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री ना हो कि अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाएगी। अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी तो हमारा लॉ प्रॉफिट होगा ही होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे रेट ऑफ न्यू एंट्री और न्यू न्यू एंट्रेंस इज हाई। कब होगा? स्मॉलर कैपिटल, ठीक है, जब कम कैपिटल की हमें जरूरत होगी तो सिंपल सी बात है कोई भी एंट्री एग्जिट कर सकती है वो, और अपना कंपनी या अपनी एंटरप्राइज को स्टेबलाइज कर सकती है, ठीक है।
और एग्जिस्टिंग कंपनी आर नॉट इन्फ्लुएंस और डोमिनेट टू प्रिवेंट न्यू एंट्रेंस। और जो कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है, एग्जिस्ट कर रही है, वो कोई भी इन्फ्लुएंस या डोमिनेट नहीं कर सकती जिससे कोई भी स्टेबलाइज एंटर होने में उसे प्रॉब्लम हो, आराम से स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके पास ना पेटेंट है, ना ट्रेडमार्क है, ठीक है, ना स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। इससे भी क्या होगा कि जब ये सब चीजें नहीं है तो कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी कंपटीशन हमारे कम्पिटिट कर सकता है और उसे हमारे एंट्री करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे वो एंट्री करके हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री बढ़ा सकता है। फिर से, नो और लिटिल टाइटल गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, जो आ रहा है वो एंटर कर रहा है। फिर ऐसे क्या होगा कि एंटर करने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एंटर करेगा, कहेगा रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं, जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ। ठीक है, फिर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो, कस्टमर को स्विचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो यहाँ से नहीं तो यहाँ से खरीद सकता है, यहाँ से नहीं तो वहां से खरीद सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज भी बढ़ने लगेगी। फिर लो कस्टमर लॉयल्टी है, इससे क्या होगा, कस्टमर लॉयल्टी कम है तो वो यहाँ से नहीं तो वहां से फिर से वही कर रहेगा, कोई भी आराम से खरीद लेगा। फिर प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएटी नहीं है, सारे प्रोडक्ट सिमिलर है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज इससे भी बढ़ जाएगा। फिर इकोनॉमिक कैन स्केल एफर्टलेसली एक्वायर्ड, जो इकोनॉमिक स्केल है, जो एफर्ट एक्वायर हो जाएगा, उससे भी क्या होगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगी सप्लायर की। सप्लायर की कब बार्गेनिंग पावर होगी कि जब स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर होंगे, जब स्मॉल नंबर सप्लायर होंगे तो हमें दूसरे सप्लायर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। जो स्मॉल नंबर सप्लायर होंगे वो आराम से अपना सामान किसी को भी बेच सकते हैं और जितने चाहे उतने अमाउंट में बेच सकते हैं। सप्लायर लार्ज नंबर पोस्ट द थ्रेट टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट, जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि हम उसे दूसरे पास जा सकते हैं और किसी ना किसी से सामान खरीद सकते हैं। मगर कम होंगे तो हम एक ही पर्सन से हमें अमाउंट सामान खरीदना पड़ेगा और उसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी सप्लायर की। ठीक है, नो मैनी सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल, सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल ही नहीं है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम सप्लायर को करते हैं ना, तो रॉ मटेरियल की सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हम उसी से खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, स्केर यूनिक रिसोर्सेज, जो उनके पास जो सप्लायर हैं उनके पास यूनिक और स्केयर, जो बहुत कम और यूनिक रिसोर्सेज होंगे, उससे भी उसे हमें उसकी हमें जरूरत होगी, तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर और बढ़ा लेंगे, जिससे बार्गेनिंग पावर और बढ़ेगी सप्लायर की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर रिलेटिवली हाई, हम दूसरे सप्लायर, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग पावर है बहुत ज्यादा होगी। इससे भी क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर कब हाई होगी, ठीक है, जब बाई ना हाई वॉल्यूम एंड कंट्रोल में बी एसेस पॉइंट टू फाइनेंशियल फाइनल कस्टमर, जो जब बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तब बायर की पावर, बार्गेनिंग पावर क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, केवल फ्यू बायर्स होंगे, बहुत कम बायर्स होंगे तो हमें तो किसी का भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और जब फ्यू बायर्स होंगे तो वो अपने उसमें होंगे कि हाँ हमें तो ये प्रोडक्ट बेचेंगे, हम जो दाम बोले, जो अमाउंट बोले वो उस अमाउंट में दे देंगे। स्विचिंग कॉस्ट टू कंपटीटर आर लो, जो आपस में बाहर है वो किसी भी स्विच कर सकते हैं, इस कंपटीटर पर नहीं तो उस कंपटीटर पर जब लो होगा तब भी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, क्या होगा कि इससे भी यही होगा कि बार्गेनिंग पावर जो है वो भी कम बायर्स की बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिएट ए बैकग्राउंड इंटीग्रेट का, जिससे बार्गेनिंग पावर अपनी बार्गेनिंग पावर बायर अपनी बढ़ा सकता है। बहुत सारे क्रॉस सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्रॉस सब्स्टिट्यूट होंगे जिससे बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो यहाँ से नहीं तो वहां से सामान खरीद लेगा, क्योंकि ये तो ए सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, बायर आर प्राइस बायर्स बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, जो उनकी प्राइस सेंसिटिव होगी वो भी बहुत डिपेंड करती है, जिससे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बढ़ सकती है। अब क्रिएट ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्रिएट ऑफ सब्स्टिट्यूट कब बढ़ सकता है, ठीक है, जब जब
फोर्स इक्वली स्पेशली थ्रेटिंग व्हेन बायर कैन इजीली फाइंड सब्स्टिट्यूट। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट कब आ सकता है, जब हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे एंटर कर जाएंगे कंपटीटर, तो अब सिंपल सी बात है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। और हमारा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कब लो हो जाएगा, जब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कब बढ़ जाएगा, जब हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर अट्रैक्टिव नहीं है और उसकी क्वालिटी भी बेटर नहीं है, जिससे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और बढ़ सकता है। ये है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का कुछ पॉइंट। अब राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपटीटर बढ़ सकता है, ठीक है। राइवलरी मतलब क्या होता है, जो एक तरफ से बोले हमारे दुश्मन है, एक कंपनी बैठाई सामने, जैसे एग्जांपल लेते हैं रिलायंस और एयरटेल, है तो दोनों एक इंडस्ट्री के कम्युनिकेशन। ये रिलायंस जो है एयरटेल का राइवल है, और राइवल एयरटेल क्या है, रिलायंस का। ये दोनों आपस में compete करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन राइवल अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपटीटर कब बढ़ सकती है, ठीक है, जब सर्वल कंपटीटर, बहुत सारे कंपटीटर हो तो हमारी कंपटीटर बढ़ती जाएगी, ठीक है, हमें और से भी compete करना होगा। जब एग्जिट बैरियर आर हाई, जब एग्जिट बैरियर हाई होंगे, ठीक है, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर तो एंटर कर ही सकते हैं, मगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं वो जाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब वो कम्पिटिट करने के लिए वो जब नहीं जा सकते तो हमें कम्पिटिट करने के लिए तैयार रहेंगे और हमें कम्पिटिट करने में वो कम्पिटिट करते रहेंगे। इंडस्ट्री ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, जब इंडस्ट्री ग्रोथ ही स्लो और नेगेटिव हो रही होगी तो उन्हें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, लॉस में जा रहे होंगे, उस टाइम भी राइवल अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपनी राइवलरी बढ़ सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कंपटीटर, फिर कंपटीटर क्या होगा, वही कंपटीटर बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर इजीली सब्स्टिट्यूट है तब भी बढ़ सकता है, लो कस्टमर लॉयल्टी है तब भी बढ़ सकता है। फिर मिसाल पोर्टल के 5 जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उनमें एक नया आया, ठीक है, सजेस्ट, जो है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल एक तरफ से बोले तो उनकी डिमांड को इंक्रीज करता है जब वो यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंपटीटमेंट। अब इन मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का 3 प्रोसेस होते हैं। पहले गेट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उन्हें हम कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फॉर्मुलेट कर देंगे। ये है मॉडल्स, मिसाल मॉडल के 5 फोर्सेस, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करने के तरीके बता रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमें 5 मॉडल्स 5 फोर्सेज है उन्हें समझने में आसानी होगी, ये पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर और भी ऐसे चैप्टर वाइज आपको अगर देखना है वीडियो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच।